देवगढ़ के इतिहास में यह बात सदियों से कही जाती रही कि वह राज्य पत्थरों से नहीं बल्कि डर से खड़ा था। ऊंची प्राचीरें, चौड़े फाटक और हर मोड़ पर खड़े सैनिक इस बात का प्रमाण नहीं थे कि राज्य सुरक्षित है, बल्कि इस बात का संकेत थे कि राजा हर समय असुरक्षित महसूस करता था। देवगढ़ का राजा महाराज रुद्रदेव अपने जीवन में बहुत कुछ जीत चुका था, लेकिन एक चीज थी जो वह कभी नहीं जीत पाया, अपना डर। रुद्रदेव ने सत्ता विरासत में नहीं पाई थी, उसने उसे छीना था। उसके पिता की हत्या इसी सिंहासन के लिए हुई थी, और वह दृश्य रुद्रदेव की स्मृति में किसी जले हुए घाव की तरह हमेशा ताजा रहता था। उसने अपने पिता को अपने ही लोगों के बीच, अपने ही महल में विश्वासघात का शिकार होते देखा था। उसी दिन से उसके मन में यह धारणा बैठ गई थी कि राजा का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। वह हर मुस्कान में चाल और हर झुकते सिर में षड्यंत्र देखने लगा था। राजा बनने के बाद रुद्रदेव ने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया। उसने सीमाओं का विस्तार किया, पड़ोसी राज्यों को पराजित किया और देवगढ़ को एक ऐसा नाम दिया जिससे दुश्मन कांपते थे। लेकिन जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ा, वैसे वैसे उसका संदेह भी बढ़ता गया। वह किसी पर पूरा भरोसा नहीं करता था। उसके मंत्री उसकी आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पाते थे। सेनापति आदेश मिलने के बाद भी डरते थे कि कहीं कोई गलती उन्हें मृत्यु के द्वार तक न पहुंचा दे। इसी कठोर और भयभीत वातावरण में एक ऐसा व्यक्ति था जो राजा के सबसे निकट था, आर्यन। आर्यन कोई राजकुमार नहीं था, न ही किसी कुलीन वंश से आया था। वह एक साधारण सैनिक का बेटा था, जिसने देवगढ़ की सेना में रहते हुए राजा की रक्षा में अपने प्राण दे दिए थे। वह दिन आज भी कई लोगों को याद था, जब युद्ध के मैदान से एक मृत सैनिक का शरीर महल लाया गया था और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा जो अपने पिता के शव से लिपट कर रो रहा था। रुद्रदेव ने उस बच्चे को देखा था और शायद पहली बार उसके भीतर का पत्थर थोड़ा सा पिघला था। उसी क्षण उसने आदेश दिया था कि बच्चे को महल में रहने दिया जाए। आर्यन महल की दीवारों के बीच बड़ा हुआ, लेकिन उसका स्वभाव उन दीवारों जैसा कठोर नहीं हुआ। उसने तलवार चलाना सीखा, युद्ध की रणनीति समझी, पर साथ ही लोगों की पीड़ा और प्रजा की आवाज को भी समझा। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसके शब्दों में सच्चाई होती थी। शायद यही कारण था कि रुद्रदेव धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगा। हालांकि भरोसा करना उसकी आदत में नहीं था। समय के साथ आर्यन राजा का अंगरक्षक बना, फिर सलाहकार, और फिर ऐसा व्यक्ति जिसके बिना राजा किसी यात्रा या युद्ध पर नहीं जाता था। कई बार ऐसा हुआ जब आर्यन ने अपनी जान जोखिम में डालकर राजा को बचाया। दरबार में सब जानते थे कि राजा अगर किसी पर विश्वास करता है तो वह केवल आर्यन है। लेकिन यही विश्वास आगे चलकर सबसे बड़ा संदेह बन गया। राज्य में एक दिन एक बूढ़ा साधु आया। उसकी उम्र इतनी थी कि उसके चेहरे पर झुर्रियाओं समय की कहानी कह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जब उसे राजा के सामने लाया गया तो उसने बिना डरे सीधे रुद्रदेव की आंखों में देखा। उसने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि एक वाक्य कहा जिसने पूरे दरबार को शांत कर दिया। उसने कहा कि जिस दिन राजा सच्चे और झूठे का फर्क समझेगा, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। राजा ने उस बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन साधु की आवाज और उसकी आंखों की गंभीरता राजा के मन में कहीं गहरे बैठ गई। उस दिन के बाद से राजा का संदेह और बढ़ गया। वह आर्यन की हर बात को अलग नजर से देखने लगा। जब आर्यन प्रजा के हालात की बात करता और कर कम करने की सलाह देता, तो राजा को लगता कि वह लोकप्रिय होने की कोशिश कर रहा है। जब दरबार में कोई मंत्री आर्यन की प्रशंसा करता, तो राजा को उसमें कोई साजिश दिखाई देती। राजा के भीतर का डर अब धीरे धीरे तर्क पर हावी होने लगा था। फिर वह रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। महल के एक हिस्से में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैली, चीख पुकार मच गई और सैनिक इधर उधर दौड़ने लगे। राजा को किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अगली सुबह जब जांच हुई तो आग की शुरुआत उस हिस्से से बताई गई जहां आर्यन का कक्ष था। यह तथ्य सच था या महज संयोग, इसका पता लगाए बिना ही राजा ने अपना निर्णय ले लिया। उसने आदेश दिया कि आर्यन को देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। आर्यन को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसकी आंखों में आश्चर्य नहीं था, केवल दुख था। उसने राजा से केवल इतना कहा कि फैसला करने से पहले एक बार सच सुन लिया जाए। लेकिन राजा उस समय सुनने की स्थिति में नहीं था। उसके लिए आग केवल आग नहीं थी, वह उसके डर की पुष्टि थी।
उसने आर्यन को कारागार में डाल दिया और अपने मन को समझा लिया कि उसने राज्य को एक बड़े खतरे से बचा लिया है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद राज्य में हलचल मच गई। प्रजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने वर्षों तक राजा की रक्षा की, वही अचानक देशद्रोही बन गया। लोग धीरे धीरे राजा से दूर होने लगे। कुछ स्थानों पर विद्रोह भी हुए, जिन्हें राजा ने कठोरता से कुचल दिया। हर विद्रोह के साथ राजा को लगता गया कि वह सही है, लेकिन वास्तव में वह अपने ही राज्य की नींव कमजोर कर रहा था। समय बीतता गया और राजा की सेहत बिगड़ने लगी। वैद्य आए, जड़ी बूटियां दी गईं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। रातों को राजा को नींद नहीं आती थी। सपनों में उसे वही बूढ़ा साधु दिखाई देता, वही वाक्य दोहराता कि बहुत देर हो चुकी है। राजा अब समझने लगा था कि कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन क्या, यह स्पष्ट नहीं था। अंततः एक रात उसने आदेश दिया कि आर्यन को कारागार से लाया जाए। जब आर्यन आया तो वह पहले जैसा नहीं था। महीनों की कैद ने उसे कमजोर बना दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सच्चाई थी। राजा ने कांपती आवाज में उससे पूछा कि क्या उसने कभी उसे धोखा दिया था। आर्यन ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि उसने हमेशा राजा की भलाई चाही, भले ही राजा ने उसे समझा या नहीं। तभी राजा ने वह प्रश्न पूछा जिसका उत्तर वह जीवन भर खोजता रहा था। उसने पूछा कि उसका असली शत्रु कौन था। आर्यन ने कुछ पल चुप रहकर कहा कि राजा का शत्रु कोई व्यक्ति नहीं था, न कोई मंत्री, न कोई सेनापति और न ही वह स्वयं। राजा का शत्रु उसका डर था, उसका अहंकार था और वह अंधापन था जो सत्ता के साथ उसकी आंखों पर चढ़ गया था। उस क्षण राजा को सब समझ आ गया। उसे याद आया साधु का वाक्य, आर्यन की सलाहें और अपनी ही कठोरता। उसने समझा कि जिस दिन उसने सच्चे को शत्रु और शत्रुओं को अपना मान लिया था, उसी दिन उसने सब कुछ खो दिया था। लेकिन यह समझ बहुत देर से आई थी। उसकी सांसें अब गिनती की बची थीं। अगली सुबह देवगढ़ के महल में शोक छा गया। महाराज रुद्रदेव का निधन हो चुका था। इतिहास ने उसे एक शक्तिशाली राजा के रूप में याद किया, लेकिन साथ ही एक चेतावनी के रूप में भी। आर्यन ने सत्ता स्वीकार नहीं की। वह चुपचाप देवगढ़ छोड़कर चला गया, जैसे उसका वहां होना केवल राजा को आईना दिखाने के लिए था। आज भी देवगढ़ की कहानियों में यह बात कही जाती है कि सत्ता अगर डर से चलाई जाए तो अंत निश्चित होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जिस दिन राजा समझता है उस दिन बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे इस कहानी में राजा ने समझा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वैसे ही जिंदगी के कुछ सच हमें भी तभी समझ आते हैं जब समय पीछे लौट नहीं सकता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। हर लाइक हमें याद दिलाता है कि हमारी मेहनत किसी तक पहुंची है। ऐसी ही कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती हैं, उनके लिए चैनल को हाइप और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए कि इस कहानी ने आपके मन में क्या सवाल छोड़ा, और अगर आप राजा की जगह होते तो क्या बदलते। और सबसे जरूरी, हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, एक क्लिक आपका, एक कमेंट आपका और एक सब्सक्रिप्शन आपका हमारी कहानियों को जीवित रखने की ताकत है। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हर कहानी आपको कुछ नया सिखाने आई है।